हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट पर जाकर उसको देखें, तभी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर किसी रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया गया है, यानी एक रैखिक युगपत समीकरण दिया गया है जिसको हम लोग रेखा का समीकरण भी बोल सकते हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था। तो इस रेखा का ग्राफ खींचने के लिए, जैसे ये हमने एक ग्राफ खींच लिया है, इस रेखा को मान लीजिए कि हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो इस रेखा को बनाने के लिए हमारे पास कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी? कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जब इस समीकरण का हम ग्राफ खींचेंगे तब हमको कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी? तो 2 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। समझ गए? किन बिंदुओं की? जिससे ये ग्राफ खींचा जा सके, उन बिंदुओं की आवश्यकता होगी। अब समझिए, यहाँ पर हमको ये समझना है कि वो 2 बिंदु लाएंगे कैसे। तो जैसा कल हमने आपको बताया था कि समीकरण से, तो समीकरण क्या दे रखा है हमको? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं, जैसे बी वाई बराबर माइनस सी माइनस ए एक्स, वाई बराबर माइनस सी माइनस ए एक्स बटे बी। ठीक है। और हम यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे, और उन दोनों बिंदुओं से जो वैल्यू हम पुट करेंगे उससे हमें x और y के जो भी मान प्राप्त होंगे वही हमारे बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे। ठीक है ना। तो इतनी जानकारी हमको यहाँ पर लेनी थी, बाकी की चीज़ें हम लोग प्रश्न में सीखेंगे। तो चल देते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, बड़ा कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिखाई दे। तो क्या लिखा हुआ है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफताब है और उसकी पुत्री है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। यानी हमको एक समीकरण बना देना है, जितने भी समीकरण प्राप्त हों उनको बना देना है और उनका ग्राफ खींच देना है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से माना आफताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा
पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर वाई वर्ष। क्लियर। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त, प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त। तो प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व। तो अब हम क्या करेंगे कि आफताब और उसके पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु देख लेते हैं। तो आफताब की 7 वर्ष पूर्व उम्र कितनी हो जाएगी? अगर आज वो x वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले x माइनस 7 वर्ष का होगा। क्लियर। तथा पुत्री की 7 वर्ष पूर्व उम्र वो कितनी हो जाएगी? y माइनस 7 वर्ष। क्लियर। इसलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी जो पिताजी थे, आफताब थे, वो 7 गुने थे। इसलिए x माइनस 7 यानी पिताजी हैं, आफताब हैं, और ये उसकी पुत्री है। तो पिताजी 7 गुनी आयु के थे, आफताब 7 गुने थे। दोनों को बराबर करने के लिए हमें पुत्री को 7 से गुणा करना पड़ेगा, तभी वो दोनों बराबर आएंगे। क्या समझ में आई बात? ये बात याद रखिएगा कि 7 वर्ष पूर्व आफताब 7 गुना था, इसलिए हमने पुत्री को 7 गुना कर दिया ताकि वो दोनों आपस में कैसे हो जाएं? बराबर हो जाएं। अब इसको हम लोग यहाँ पर हल कर लेंगे तो क्या बनेगा? x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। ठीक है। तो इसको हम इधर बुला लाते हैं तो क्या बन जाएगा? x माइनस 7y बराबर माइनस का 49 प्लस का 7। ठीक है। अब देखिए x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक है। तो ये हमारा आ गया समीकरण। ठीक है। अब इसको हमने बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित कर दिया है। इसको हम समीकरण नंबर 1 भी बना सकते हैं। अब चल देते हैं सेकंड शर्त पर। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सेकंड शर्त। सेकंड शर्त तो क्या कह रहा है? सेकंड शर्त पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न में, फिर उसको हम लोग यहां पर हल करेंगे। अब से 3, हाँ थोड़ा सा आपको नीचे लेकर चलते हैं। हाँ यहां से पढ़ रहे हैं। देखिए, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कब से? अब से। अब का मतलब समझते हो? अब का मतलब है वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है। तो अब से 3 वर्ष बाद, तो चलिए 3 वर्ष बाद उनकी उम्र को देख लेते हैं। अगर वो आज x वर्ष के हैं तो 3 वर्ष बाद कितने होंगे? तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखते हैं तो आफताब की
3 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 तथा पुत्री की 3 वर्ष बाद उम्र, तो वो हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, यहाँ लिखते हैं वर्ष, वर्ष। ठीक है, अब चलेंगे इसके आगे, इसलिए एक बार फिर से आपको पढ़ा देते हैं और फिर हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है ना? तो केवल 3 गुनी आयु के रह जाएंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, यानी आफ्ताब जो है वो x प्लस 3 के और उनकी पुत्री y प्लस 3 की हैं, लेकिन आफ्ताब अभी भी 3 गुने हैं, तो हम उनकी पुत्री को 3 गुना कर देंगे तो वो दोनों लोग कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको बॉक्स में कर लेते हैं और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड। तो सेकंड शर्त को भी हमने ग्राफी रूप में, सॉरी बीजगणितीय रूप में लिख लिया है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि ग्राफी विधि में इसको लिखिए, यानी ग्राफ बनाकर इसको दिखाइए। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट उठाते हैं और वहां से हम बिंदु निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। तो हमने आपको बताया था कि किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ पर y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 माइनस का x, y बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? x प्लस 42। ठीक है ना, x आगे कर लिया है, और बटे में माइनस का 7, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? y बराबर x प्लस 42 बटे 7। अब हम लोग क्या करेंगे? एक सारणी बनाएंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे सारणी बनाने पर। तो एक सारणी बना लेते हैं छोटी सी, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, ये हमने यहां पर एक सारणी बना ली और इसके पार्ट कर देंगे। और 3 पार्ट बना लेंगे इसके। एक, 2, 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे?
वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहां पर लिखेंगे x, यहां पर लिखेंगे y। x की वैल्यू पुट करेंगे, y का मान निकालेंगे यहां से। तो जब x का मान 0 रखेंगे तब y का मान बताइए कितना आएगा। देखिए 0 + 42 बटे 7, 7 छंग 42, तो यहां पर 6 आ जाएगा। क्लियर। और हम कोशिश ये करेंगे कि अगर एक बार हमने x के स्थान पर 0 बनाया है तो दोबारा y के स्थान पर 0 बनाएं। तो अब हम यहाँ पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे हमारा y 0 बन जाए। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर हम x की जगह पर -42 रख दें, क्योंकि प्लस का 42 माइनस का 42 0 हो जाएगा, 0 बटे 7 0 हो जाता है, तो y का मान 0 आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और यहां पर लिख लेंगे बिंदु। तो हमारे बिंदु क्या निकल कर आ गए, 0,6 और -42,0, ठीक है। अब समीकरण सेकंड में यही काम करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड है क्या हमारे पास, x - 3y = 6। जगह बना लेते हैं और फिर आगे क्वेश्चन को लगाएंगे। ये रहा। अब देखिए थोड़ा बिंदु ही बनाने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3y = 6 - x, y बराबर, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो x - 6 हो जाएगा, और गुणे का -3 बटे में -3 बन जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y बराबर x - 6 बटे 3 हमारे पास आ जाएगा। अब तुरंत हम क्या लिखते हैं, सारणी बनाने पर, सारणी बनाने पर। तो सारणी बनाते फटाफट से, फिर से एक बॉक्स ले लेंगे, और फिर इसके डिवाइड कर लेते हैं। एक, और ये यहाँ पर आ जाएगा दूसरा। ये दूसरा पार्ट आ गया इसका। x की वैल्यू पुट करेंगे, y का मान निकल कर आएगा। तो x का मान अगर हम 0 पुट कर दें तो y का मान -2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम ऐसा करें कि x की जगह पर 6 रख दें ताकि 0 बन जाए, तो प्लस का 6 माइनस का 6 0, 0 बटे 3 0 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे बिंदु क्या निकल कर आएंगे, बिंदु बिंदु आएंगे 0, -2 और 6,0, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों ग्राफ के बिंदु आ गए। अब हमको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को लिख लेना है और उनका ग्राफ खींच देना है। तो 0,6 -42,0, देखिए नए पेज पर चलेंगे। बिंदु क्या है हमारे पास, ये बिंदु सेकंड है, यानी सेकंड ग्राफ का है। और बिंदु फर्स्ट क्या निकले थे हमारे पास, 0,6 और -42,0, ठीक है। अब इनका हमें ग्राफ खींचना है।
तो पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करके ग्राफ वाली कॉपी लाते हैं और यहाँ पर हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, इतना बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है। अब देखिए, ये तो हमारा 0,0 हो गया, ये एक्स अक्ष है, ये ऋण है, ये धन वाई अक्ष है और ये ऋण वाई अक्ष है। और बिंदु 1 लेंगे, यानी पहला बिंदु लेंगे 0,6, तो x पर तो 0 चलेंगे, y पर चलेंगे 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने एक बॉक्स को 10 माना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक बॉक्स यानी एक बॉक्स बराबर 10 इकाई। ठीक है, ये हमने क्या माना है, पैमाना, ये पैमाना मान लिया है, यानी एक बॉक्स में हम 10 वैल्यू लेकर चलेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, 0,6 यानी x पर तो चले 0, y पर चले 6, तो 6 आपको कहाँ मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिए, y पर 6 चलेंगे तो ये तो हमारे पास 10 आ जाएगा। यहाँ पर तो ये हमारे पास 10 है, लेकिन हमको चलना 6, तो बीच में ये 6 है। ठीक है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो हमने क्या ले लिया, ये बिंदु ले लिया, यहाँ पर ये बिंदु ले लिया। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा क्या हो गया, 0,6 हो गया। फिर हमको x पर चलना है -42 और y पर चलना है 0, तो x पर चलेंगे 42 और x ये तो धन दिशा में है, ये माइनस का, तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, 40 और थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ये हो गया 42। ठीक है, अप्रॉक्स में वैल्यू हम लोगों ने लगभग में ले ली है। अब हमको इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा बना देनी है, तो बना देंगे। देखिए कैसे, ये हमने यहाँ पर एक रेखा बना दी। ठीक है, ये जो हमने ग्राफ खींचा है, ये ग्राफ हमारा समीकरण फर्स्ट का ग्राफ है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो जब हम दूसरे ग्राफ पर चलेंगे तो उसके लिए बिंदु हमारे पास हैं, x पर चलेंगे 0, y पर चलेंगे -2। ठीक है, तो y अक्ष पर चलेंगे -2, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पर आ जाता है, ये बिंदु जो है ये -2 है। ठीक है, y पर -2 नीचे की तरफ होगा, इसलिए -2 ये है। और x पर चलना है, हम अब दूसरा बिंदु जो है 6,0 है, यानी x पर हमको 6 चलना है और y पर 0 चलना है। तो उसके लिए हम 6 चलेंगे, लेकिन ये पूरा बॉक्स तो 10 है और हमको चलना 6 है, यानी लगभग ये बिंदु आ गया। बहुत करीब के दो बिंदु हैं, इनको हम यहाँ पर लेंगे। तो हम अब इनको बनाते हैं, तो एक रेखा खींचनी है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। कुछ इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बना लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समीकरण हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये फर्स्ट समीकरण का ग्राफ है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसका समीकरण लिख देंगे। इसका समीकरण क्या दिया गया था जो हम लोगों ने निकाला है, x माइनस 7y माइनस का 42 बराबर 0। ठीक है, या बराबर में माइनस
प्लस का 42 या बराबर में -42 कर सकते हैं। और ये जो ग्राफ था इसका समीकरण है x - 3y बराबर 6, या इधर लिख सकते हैं -6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि जो हमारे पैमाने हैं वो सही से मानकर हम चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा से पैमाने हम बड़े लेंगे, थोड़ा सा ग्राफ हम बड़ा बनाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो उसको बड़ा करके दिखा देते हैं आपको कि क्या लिखा हुआ है प्रश्न में, और फिर उसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दूसरा प्रश्न। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो सबसे पहले हम यहां पर मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। और आगे बढ़ेंगे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त पर। ठीक है, प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त। तो फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। तो 3 बल्लों की कीमत लिख लेते हैं। तो 3 बल्लों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 3 बल्लों का मूल्य 3x रुपए हो जाएगा, तथा 6 गेंदों का मूल्य बराबर 6y रुपए। इसलिए 3x + 6y बराबर 3900। क्लियर, ये हमारे पास समीकरण बन गया है। कैसे बना है, 3 बल्ले लिए थे और 6 गेंदें ली थी, तो 3x + 6y ये दोनों मिलकर कितने रुपए बना देते हैं, 3900 रुपए बना देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड शर्त पर अब हम लोग चल देते हैं। तो सेकंड शर्त में देख लेते हैं। बाद में उसने एक और बल्ला यानी एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा 3 गेंदों का मूल्य 3y रुपए। ठीक है, इसलिए अब इनको हम लोग मिलाने वाले हैं। इसलिए
x यानी x रुपए यहाँ खर्च हुए प्लस गेंद खरीदने में 3y रुपए खर्च हुए, जिसकी वजह से टोटल रुपए 1300 खर्च हुए हैं। तो ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। तो भैया हम लोगों ने दो समीकरण निकाल लिए हैं जो बीजगणितीय रूप यानी बीजी रूप में हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब हम लोग ग्राफी रूप यानी ज्यामितीय रूप में इनको व्यक्त करने वाले हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना। चलते हैं आगे और थोड़ा जगह बना लेते हैं ताकि बार बार पेज खिसकाना ना पड़े। हाँ, क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट क्या दे रखा है, 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो 6y बराबर 3900 माइनस 3x, y बराबर 3900 माइनस 3x बटे 6। तो y की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 1300 माइनस x बटे 6। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या बन जाएगा 1300 माइनस x बटे 2। अब हम लोग सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो सारणी बनाने पर यहाँ लिखेंगे, अभी थोड़ा सारणी बना लेते हैं फिर लिख देते हैं। और इसके बाद एक यहाँ पर डिवाइडर और कुछ इस तरीके से एक ये और एक ये, और यहाँ पर लिख देंगे सारणी बनाने पर, सारणी बनाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर x लिखा, यहाँ y लिखा। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, x की वैल्यू 0 रख दें तो y का मान कितना निकलेगा 1300 बटे 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 650। कितना बन जाएगा 650। और अगर हम x की वैल्यू पूरी 1300 रख दें तो y का मान 1300 में से 1300 चले जाएंगे, 0 बचेगा, तो y का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बिंदु क्या निकल कर आएंगे, बिंदु निकल कर आएंगे 0 का मान 650 और 1300 का मान 0। तो ये हमने पहले समीकरण के लिए बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं समीकरण सेकंड से। क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड में क्या दे रखा है, x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। जगह बना लेते हैं बढ़िया सी, फिर हम लोग आगे काम बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हमने जो बिंदु बनाया है इसको बिंदु फर्स्ट लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा लेंगे, 3y बराबर 1300 माइनस x, y बराबर 1300 माइनस x बटे 3। अब फटाफट सारणी बनाते हैं यहाँ पर। एक ये और एक ये डिवाइडर
और एक इधर डिवाइडर डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यानी x और y। तो x का मान अगर हम 0 पुट कर दें तो y का मान लगभग कितना निकल आएगा, 1300/3। और 1300/3 को हम यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1300/3। तो हमारा बनकर आ जाएगा 3 चक्कू 12, 10 हुआ, 3 तिया 9 और फिर 10 हुआ तो 3 तिया 9, 433 बना जाकर लगभग अप्रॉक्स में। ठीक है ना। तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, लगभग 433। ठीक है। और फिर हम x का मान अगर 1300 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पर बिंदु लिख लेते हैं, और जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, बिंदु सेकंड। तो कौन कौन से बिंदु आए हैं, 0,433 और 1300,0। दोनों बिंदुओं को हम लोग नई जगह पर लिख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने बिंदु लिख लिया है, उसका समीकरण लिख लिया है, नीचे भी दोनों बिंदु लिख लिए हैं, उसके समीकरण लिख लिए हैं, और यहाँ पर अब हम बनाने जा रहे हैं इसका ग्राफ। ठीक है। ग्राफ से पहले यहाँ पर हम पेज ले लेते हैं ताकि आसानी से हम बिंदुओं को निश्चित रूप से व्यवस्थित कर सकें, सही ढंग से, सही पोजीशन पर। तो कुछ इस तरीके से हमने इसका ग्राफ लिया है। ठीक है। और हाँ, ये रहा। तो समझिएगा कि अब हम बिंदुओं को व्यवस्थित करेंगे, लेकिन उससे पहले बिंदु आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े हैं। ठीक है ना। तो बड़े बिंदुओं से घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम यहाँ पर लिखेंगे पैमाना। ठीक है। तो पैमाना लिखने जा रहे हैं, पैमाना। तो पैमाना में क्या मान रहे हैं कि जो 200 की छलांग लगाएंगे, 200 इकाई बराबर एक बॉक्स, यानी एक बॉक्स को हम 200 बोलेंगे। ठीक है। और हमको चलना कितना है, 650। पहले बिंदु हमको ये लेना है 0,650। तो 0,650 जो हमको दिया गया है, इसमें x पर चलेंगे 0 और y पर चलेंगे 650। ठीक है। ये धन x अक्ष है, ये ऋण x अक्ष है, ये धन y अक्ष है और ये ऋण y अक्ष है। तो x पर चले 0, y पर चले 650। 650 देखिए, अब हम चलने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जब हम पहले बॉक्स पर चले, जहाँ पर हम ये बिंदु बनाया है, तो ये हो गया 200, ये हो गया 400, ये हो गया 600। ठीक है। और अब हमको 50 और चलना है, यानी चौथाई भाग और चल देते हैं, इतना और चल दिए। तो ये हमारा हो गया 650। क्लियर। दूसरा बिंदु हमको चलना है 1300। तो देखिए ये बन गया हमारा 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 100 और चलना है, यानी हम बीच में चल देते हैं, ये आ गया 1300 पर। क्लियर। तो ये हमारा बिंदु मिल गया 1300,0। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है, एक सरल रेखा खींचनी है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाए।
तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर खींच लेंगे। ठीक है, इसको भी हम इधर बढ़ा देते हैं, ये टूटा बन गया। तो देखिए ये रहा। ठीक, तो ये पहले समीकरण का ग्राफ हमने बना लिया है और पहला समीकरण जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। 3x, इस पर लिखेंगे यहाँ पर 3x प्लस 6y बराबर 3900। ठीक है, अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। दूसरे 0,433, तो x पर चलेंगे 0 और y पर चलेंगे 433। तो देखिए हम यहाँ पर चल चुके हैं, ये 200 का है, ये 400 है, 33 और चलना है, यानी ये 50 है और 50 से थोड़ा सा कम ये हमने यहाँ पर बिंदु ले लिया 33, 433। ठीक है, और अब यहाँ पर हमको चलना है 1300,0 जो हमारे पास दे रखा है। अब हम एक और रेखा खींचेंगे जो यहाँ से जाएगी और इससे जाएगी, एक के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा इसको पीछे भी खींच देते हैं। इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहां पर समझिए कि नीचे वाले ग्राफ को क्या दे रखा है, x प्लस 3y बराबर 1300 और ऊपर वाले ग्राफ का समीकरण क्या था, 3x प्लस 6y बराबर 3900। तो इस तरीके से हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बड़ी आसानी से आपको भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमने आपको समझाया है। चल देते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, पोजीशन पर लाते हैं इसकी और पढ़ देते हैं। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति में बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस स्थिति को तो देखिए इसको हम लोग फटाफट से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना। क्या मानना है हमको, 1 kg सेब का मूल्य x रुपए तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए। प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त में क्या चाहिए, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 2x रुपए तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए। इसलिए अब यहाँ पर बहुत आसान है। इसलिए आप देखिए, जब 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर खरीदे गए तो कितने रुपए खर्च हो गए, 160 रुपए। यानी कि 2x रुपए सेब खरीदने में खर्च हो गए, y रुपए यहाँ खर्च हो गए और प्रश्न कह रहा है कि 160 रुपए खर्च हो गए। तो ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको बॉक्स में कर लेते हैं और फिर चलते हैं
सेकंड शर्त पर। सेकंड शर्त में सेकंड शर्त में कह रहा है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, तो 4 केजी सेब का मूल्य, 4 केजी सेब का मूल्य कितना, 4x रुपए। 4x साफ साफ लिख देते हैं इसको, 4x रुपए, तथा 2 किलोग्राम अंगूर, 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y रुपए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, लिखेंगे इसलिए इसलिए 4x प्लस 2y बराबर, टोटल कितने रुपए खर्च हो जाते हैं, 300 रुपए खर्च हो जाते हैं, बराबर 300। समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्योंकि हमने बीजगणितीय रूप तो दिखा दिया, अब हमारे पास आया ग्राफी विधि, यानी ग्राफी रूप, जिसको हम लोग ज्यामितीय रूप भी बोलते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160, y बराबर क्या हो जाएगा, 160 माइनस का 2x। तुरंत इसके लिए सारणी बना लेंगे एक, ये रही सारणी हमारे पास। यहां पर हम फटाफट से x की वैल्यू रखेंगे और y का मान निकालेंगे। ये लिखा x, ये लिखा y। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो y का मान 160 आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 80 रख दें तो 80 दूना 160, 160 में से 160 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो बिंदु हमारे पास क्या बने जाकर, बिंदु, और यहां पर 0,160 और 80,0, ये हमारे पास बिंदु बन गए हैं। अब इसी प्रकार से हम दूसरे ग्राफ पर चलेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। तो सेकंड समीकरण क्या है, 4x प्लस 2y बराबर 300, 2y बराबर 300 माइनस 4x, y बराबर 300 माइनस का 4x बटे 2। ऊपर से हम y 2 कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए 2 कॉमन ले लिया तो कितना बन गया, 150 माइनस का 2x बटे 2। 2 से 2 काट देंगे तो क्या बनेगा जाकर हमारे पास, y बराबर 150 माइनस का 2x। ठीक है, अब इसके लिए फिर से हम यहाँ पर एक सारणी बनाते हैं ताकि हमें बिंदु प्राप्त हो सके। तो इस तरीके से सारणी बनाई हमने और इसके हम पार्ट कर देते हैं डिवाइड।
ये और ये, और यहाँ पर हमने रखा x, तो वैल्यू निकल के आएगी y की। तो x का मान 0 रखा तो y का मान 150 आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे आ रहा है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, जो समीकरण हमारे पास आया है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। और जब हमने x का मान 75 रखा, देखिए ये सब आपको कॉमन सेंस लगाना है कि 75 ही क्यों रखा। ठीक है ना, क्योंकि हमको 0 प्राप्त हो सके। 75 दूना 150 होता, 150 में से 150 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो हमारे पास बिंदु आ जाएंगे। तो बिंदु कौन कौन से आया, 0, 150 और 75, 0। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को समीकरण के साथ में नए पेज पर लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बिंदु और उस समीकरण को लिख लिया है जिससे वो बिंदु हमको प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं, यानी x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। यहाँ से शुरू किया और इतना तो हमें रखना ही चाहिए, और बढ़ाना चाहते तो और बढ़ा लेते, जगह है तो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक इसको रख लिया है। ये हमारे पास धन x अक्ष है, ये हमारे पास ऋण x अक्ष है, ये धन y अक्ष और ये ऋण y अक्ष। अब हम क्या करेंगे, पहले बिंदु को देखेंगे, 0, 160 लिखा हुआ है, यानी x अक्ष पर चलेंगे 0 और y पर चलेंगे 160। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पर पैमाना मान लेते हैं। तो पैमाना, ये बहुत ज़रूरी है, पैमाना मानते हैं। तो हमने क्या बोला कि एक बॉक्स को हम लगभग बोलेंगे 40 इकाई मानेंगे। ठीक है, एक बॉक्स बराबर 40 इकाई हमने यहाँ पर माना है। तो चलिए पहले बिंदु पर चलते हैं, 0, 160 लिखा हुआ है, तो x पर चलेंगे 0, y पर चलेंगे 160। तो ये हो गया हमारा 40, 40 दूना 80, 40 तियाँ 120 और 40 चक्कू 160। ठीक है, और फिर दूसरा बिंदु जो हमको मिला है वो है 80, 0, यानी x पर चलेंगे 80। तो ये हो गया 40 और 40 दूना 80। तो ये जो दो हमारे लास्ट में पॉइंट प्राप्त हुए हैं यही हमारे बिंदु हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे होकर जाती हुई। तो इस तरीके से रेखा खींचेंगे इसके लिए। हाँ ठीक है, ये हमने पहली रेखा को बना लिया है। ठीक है, अभी हम लिखेंगे नहीं क्योंकि पिछली बार की तरह, ताकि कटे ना। तो फिर अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण के दूसरे और पहले बिंदु पर। पहला बिंदु है 0, 150। तो x पर चलेंगे 0 और y पर चलेंगे 150। ठीक है, तो 40 का पैमाना माना है, तो 40 दूना 80 दूना 120 और ये हो गया 160। तो हमने बोला कि 160 से पहले ही रहेंगे 150। तो लगभग हमने ये बिंदु यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, फिर तो आपको ग्राफ की कॉपी पर ही बिल्कुल एक्यूरेट पता चलेगा। तो ये बिंदु हमने यहाँ पर ले लिया 150, और x पर चलेंगे, दूसरा बिंदु है 75, 0। तो x पर चलेंगे 75, तो ये 40 और 80 इससे थोड़ा सा पहले, यानी यहाँ पर हम रहेंगे। ये बिल्कुल करीब से दोनों रेखाएं होकर हमारी जाएंगी। तो इसको भी हम लोग यहाँ बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल करीब से जा रही है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इनको। हाँ ये रहा। तो ये हमने दोनों रेखाएं यहाँ पर बना ली हैं। दोनों के समीकरण लिख देते हैं। देखिए ऊपर वाली जो रेखा है उसका समीकरण हमारे पास है 2x + y = 160, और नीचे जो रेखा जा रही है उसका समीकरण है 4x + 2y = 300। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ को बना सकते हैं।
इस अभ्यास में हमारे पास 3 प्रश्न थे जिनको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको बहुत अच्छा लगा है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।